काफ़ी टाइम लगा। जैसा मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मोल कंसेप्ट का होगा। मोल कंसेप्ट को पढ़ने से पहले उसके बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो मोल कंसेप्ट है क्या, आया कहाँ से और इसमें क्या क्या चीज़ें काम आएगी, उनको सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट से पढ़ने से पहले अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा कि ये कोई लॉ होता है या हाइपोथेसिस यानी कोई नियम या अवधारणा होती है, वो कैसे दी जाती है, इसके पीछे का तरीका क्या होता है, किसी को नियम को देने का, या कोई अवधारणा आती है जो अपन नियम पढ़ते हैं केमिस्ट्री या फिजिक्स में, कैसे आते हैं। इनका एक बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड है, वो हर कोई साइंटिस्ट होता है या केमिस्ट होता है, जो भी होता है उसको फॉलो करता है उन चीज़ों को, और उससे हाइपोथेसिस यानी कोई अवधारणा या नियम को क्या करता है, वो डिराइव करके अपने सामने प्रस्तुत करता है और अपन उसको पढ़ते हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड क्या है, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या करता है, डिफाइन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को वो डिफाइन करता है कि उसको करना क्या है, एक्चुअली वो करना क्या चाहता है, किस पे वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, यानी वो किस के बीच में रिलेशन लाना चाहता है, किसी के बीच में नियम देना है, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। आपने एक मूवी देखी हो, कौन सी, 3 इडियट, उसमें लास्ट में एक जब क्लास में बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, तो जब तक अपने को पता नहीं होगा कि अपन करना क्या चाहते हैं या कहना क्या चाहते हैं, तब तक उस चीज को अपन नहीं पकड़ सकते। तो सबसे पहला आपको क्लियरिफाई होना चाहिए कि कहना क्या चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं क्या डिलीवर करना चाहता हूं आप तक, वो चीज पकड़ में आएगी तब जाके आपको पूरा टॉपिक कवर होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले वो क्या करता है, प्रॉब्लम को डिफाइन करता है, यानी क्या प्रॉब्लम है उसके सामने, वो किसके बीच में रिलेशन डिराइव करने जा रहा है। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए उसके बाद वो क्या करता है, स्टेप फर्स्ट होता है उसमें कि वो क्या करता है, वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रॉब्लम पे क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या करता है, केयरफुली ऑब्जर्वेशन लेता है, यानी पूरा एक अच्छे तरीके से क्या करता है, वो एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करने पर उसको क्या प्राप्त होंगे, रिकॉर्ड करेगा किसको, जो उसको डाटा मिलेंगे। एक्सपेरिमेंट कर रहा है, केयरफुली ऑब्जर्वेशन ले रहा है, ऑब्जर्वेशन से जो रिकॉर्ड करेगा किनको, जो उसको डाटा मिलेंगे। वो डाटा दो तरीके के हो सकते हैं। डाटा कौन कौन से तरीके के हो सकते हैं, देखिएगा, डाटा उसको वहां पर दो तरीके के मिलेंगे। एक तो मिलेगा क्वालिटेटिव और एक मिलेगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक। तो जो डाटा मिलेंगे उसमें दो चीजें होगी, ये तो सिंपल क्या बताएगा, जनरल इंफॉर्मेशन, यानी सामान्य गुणधर्म, और ये किसको बताएगा, अमाउंट को, यानी मात्रा। तो उसने क्या किया, सबसे पहला अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की कि उसको काम क्या करना। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद उसने क्या लिए, केयरफुली ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन से जो डाटा है उनको रिकॉर्ड की। डाटा दो तरह के आए, या तो वो गुणात्मक होंगे और दूसरे क्या होंगे, मात्रात्मक। गुणात्मक होंगे वो किसको बताएंगे, सामान्यतः उसके जनरल गुणधर्म होते हैं कि गुणधर्म कैसे, वहां यहां पर इसका मात्रा का कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ कितनी मात्रा ली है, कैसी क्या है, कितनी मात्रा का, उससे कोई मतलब नहीं। गुण क्या है उसके बारे में ये डाटा रिकॉर्ड हुआ, और ये क्या है, गुण कैसे, उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को सिर्फ किससे, मात्रा से यानी क्वांटिटी से लेना है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किससे लेना है, क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी कैसी है उससे पता लेना। तो ये केयरफुली डाटा है, उनको रिकॉर्ड करके डाटा मिले, उनमें दो चीजें अपने को मिली। उसके बाद सेकंड इसका स्टेप होता है रिप्रेजेंटेशन। जो डाटा मिले उसको वो क्या करेगा, रिप्रेजेंट मिलेगा। यहाँ डाटा अपने को दो तरह के मिले, कौन से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। दूसरा वो स्टेप क्या करेगा, उसका रिप्रेजेंटेशन करेगा, प्रदर्शन। वो क्या करेगा, जो डाटा मिले उनको प्रदर्शित करेगा। अपन सब, हर किसी साइंटिस्ट का, जैसे फिजिक्स में बोले तो सिंबल फिजिक्स के यूज किए जाएंगे, केमिस्ट्री में जो केमिस्ट होगा वो केमिस्ट्री के स्पेशल सिंबल्स यूज करेगा। तो इन स्पेशल सिंबल्स या नोटेशन है वो उसमें यूज करके, और जो डाटा उसने लिए उसको क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। इससे दो काम हो जाते हैं, एक तो पढ़ने में आसानी हो जाती है, दूसरा उसको केमिस्ट में मान लो सारी चीज नहीं आती, किसी अपने दोस्त केमिस्ट है उसके साथ क्या करना,
डिस्कशन करना, क्योंकि सारी चीज तो किसी को आती नहीं, वो किसी के साथ डिस्कशन करना है तो उसके लिए वो क्या आ जाता है, आसान हो जाता है। तो यहाँ डिस्कशन क्या करना हो जाता है, आसान हो जाता है। जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें स्पेशल सिंबल लेके उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तीसरा होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है यानी व्याख्या या स्पष्टीकरण। उसने जो डाटा लिए, जो ऑब्जर्वेशन लिए, जो इसने प्रदर्शित किया, रिप्रेजेंट किया, उसको वो क्या करता है, सबके सामने एक्सप्लेन करता है। वो क्या करता है, जो भी उसने क्या किया है, जितना भी डाटा रिकॉर्ड किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, लार्ज अमाउंट पे डाटा निकाले, उनका वो क्या करेगा, स्पष्टीकरण करेगा, व्याख्या करेगा। और बहुत सारे जब डाटा कलेक्ट कर दिया जाता है, उनको समराइज्ड करके उसकी क्या करेगा, समराइज्ड करेगा। और समराइज करके वो क्या देगा, हाइपोथेसिस यानी अवधारणा। और या दूसरा इसको क्या कह सकते हैं, लॉ यानी नियम। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम डिफाइन की। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद उसने क्या किया, ऑब्जर्वेशन लेना स्टार्ट किया। ऑब्जर्वेशन लेने के बाद उसने जो डाटा है उनको रिकॉर्ड किया। डाटा वहां पर दो तरह के मिले होंगे, या तो क्वालिटेटिव होंगे या क्वांटिटेटिव होंगे। क्वालिटेटिव मतलब सिर्फ गुणों को बताएंगे, उसके गुणधर्म कैसे हैं, वो जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। और क्वालिटेटिव सिर्फ और सिर्फ अमाउंट यानी मात्रात्मक होंगे, मात्रा के बारे में बताएंगे। और जो डाटा है उनको उसने रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया स्पेशल सिंबल या नोटेशन के साथ। और इनका बाद में उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया यानी सॉरी इंटरप्रिटेशन किया यानी व्याख्या या स्पष्टीकरण किया। और जो इससे रिजल्ट निकल के आया उसको समराइज करके एक हाइपोथेसिस, अवधारणा, या उसने क्या दिया, नियम दिया। इसी तरह कोई भी नियम है अपने सामने आता है और उसको अपन पढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नियम आने के बाद यहाँ खत्म हो गया, उस पर लगातार क्या होते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। लगातार एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं जब तक वो प्रूव रहती है, जब तक उसने जो हाइपोथेसिस या लॉ दिया जब तक प्रूव है तब तक वो रहता है। और जब एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है यानी डिसप्रूव्ड हो जाता है, जो सत्यापित नहीं रहता है, तो वहां से उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्डेड कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। वहां से हटा दिया जाएगा या उसमें क्या कर दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा। एक्सपेरिमेंट जब ये हाइपोथेसिस होगी कहीं भी वो डिस्प्रूव होगी, कहीं भी फेल हो जाएगी, तब क्या कर दिया जाएगा, या तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाएगा और या उसमें क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्डेड मतलब वहां से उसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये सिंपल किसी भी नियम को देने का तरीका था। कोई भी नियम आता है वो इस तरह से आता है। उसके बाद अपन देखते हैं, अपने को पढ़ना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती है, ये तो सिंपल है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लॉ होता है या नियम, हाइपोथेसिस दी जाती है, वो इस तरह से दी जाती है। अब केमिस्ट्री में पढ़ना स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो शब्दकोश है या इसका जो शब्द वर्डिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उस पर बिलीव करना अपने को मुश्किल हो जाता है। इसलिए पढ़ना या स्टार्ट में समझना अपने लिए वो थोड़ी सी क्या रहती है, मुश्किल रहती है। जैसे जैसे अपने पढ़ते जाते हैं, जिसके फैमिलियर होते जाते हैं, और फिर अपने को आसान होने लगती है। केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में अभी आपको लगेगा कि ये चीजें आपको आती है, और इसमें अभी देखना आपको कुछ चीजें नई मिलेगी। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले अपन बात करें, केमिस्ट्री क्या होती है, स्टडी ऑफ मैटर स्टडी ऑफ मैटर एंड चेंजेस इट्स अंडरगोज। मतलब जो मैटर होता है यानी द्रव्य, और उसमें जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। जो अपना मैटर है उसकी स्टडी करना, और मैटर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं लगातार उसकी अपन स्टडी करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैटर क्या होता है, मैटर के बारे में बात करें, समथिंग जो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाइज करे, और उसका क्या हो, कुछ न कुछ वेट हो। कोई भी जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ न कुछ वेट होता है, उसको क्या कहा जाता है, मैटर कहा जाता है, यानी द्रव्य। द्रव्य वो होगा जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ जगह को क्या करता हो, घेरता हो, उसको क्या कहा जाता है, द्रव्य कहा जाता है। जैसे आपके आसपास जो सारी चीजें देखते हैं वो लगभग किसमें आती है, द्रव्य में आती है। तो अद्रव्य क्या होगा, अद्रव्य जैसे लाइट है, लाइट क्या होती है, अद्रव्य होती है। क्यों, क्योंकि न तो वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और नहीं उसका कोई वेट होता है। ऐसा नहीं कि सनरेज आ रही होती है तो अपने को लग रहा होता है कि ऐसा नहीं है, इसने इतनी जगह घेर ली तो वहां पर मैं नहीं जा सकता, या ऐसा लगता है कि मेरे पे इसका कोई वेट आ रहा है, तो वो किस में हो जाएगी, अद्रव्य में हो जाएगी।
तो मैटर का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे, और मैटर में यहाँ पर कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या देखते हैं, मैटर का दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो सबसे पहले मैं केमिकल क्लासिफिकेशन देख रहा हूं, किसका, मैटर का, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में दो चीजें हैं, क्या क्या, एक तो है सबस्टेंस और एक है मैटर, सॉरी मिक्सचर। मिश्रण और सबस्टेंस यानी पदार्थ। सबस्टेंस क्या होता है, सबस्टेंस कहा जाता है कि जो मैटर का पार्ट होता है जिसका कंपोजिशन कैसा हो, फिक्स हो, फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन हो, उसको क्या कहा जाता है, सबस्टेंस कहा जाता है। या मैटर का जो छोटा सा पार्ट होता है जिसका कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहे, उसको क्या कहा जाएगा, सबस्टेंस कहा जाएगा। मिक्सचर क्या होगा, जिसका कंपोजिशन कैसा हो, वेरिएबल हो, कंपोजिशन कैसा हो, वेरिएबल। एक्चुअली में जब सबस्टेंस आपस में इंटरेक्ट करते हैं, 1, 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस आपस में ऐड किए जाते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर का फॉर्मेशन। जब 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस को आपस में क्या किया जाए, ऐड किया जाए या मिक्स किया जाए, तब किसका फॉर्मेशन होता है, मिक्सचर का। और इस मिक्सचर को अपन फिजिकल मेथड से वापस क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, वापस मिक्सचर से सबस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसा सबस्टेंस, जो अपन ने सबस्टेंस को ऐड करके मिक्सचर बनाया था, उसको से वापस अपन क्या कर सकते हैं, सबस्टेंस को प्राप्त कर सकते हैं, सबस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अपन पढ़ते हैं पहले किसको, मिक्सचर को, फिर इसमें देखेंगे कैसे ये अपन प्राप्त कर सकते हैं, फिजिकल कौन से होते हैं और केमिकल कौन से होते हैं। तो अभी अपन देख रहे थे किसको, सबस्टेंस को, यानी पदार्थ, और मिक्सचर यानी मिश्रण। ये दो तरीके के होते हैं। होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण, और हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जैसे अपन ने सबस्टेंस को आपस में ऐड किया, दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस को अपन ने ऐड किया, ऐड करने के बाद पूरा का पूरा जो मिक्सचर है, पूरा का पूरा मिश्रण है, वो एक जैसा हो जाए। पूरा का पूरा क्या मिश्रण है, वो एक जैसा हो जाए, जैसा वो टॉप में है वैसा क्या हो जाए, बॉटम में। मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे ये ग्लास है, इसके अंदर क्या है, वाटर। यहां एक स्पून यानी चम्मच है, जिसमें क्या है, शुगर यानी चीनी। इसको इसके अंदर ऐड करके अपन ने पूरी तरह से क्या कर दिया, डिजोल्व कर दिया। पूरी तरह से अंदर अपन ने क्या कर दिया, शुगर यानी चीनी को इसके अंदर पूरा घोल दिया। इसके अंदर पूरा घुल जाने के बाद चीनी का पार्टिकल जितने यहाँ पर होंगे, इतने ही यहाँ पर रहेंगे, इतने ही यहाँ पर रहेंगे, इतने ही यहाँ पर रहेंगे। ऐसे नहीं है कि कहीं चीनी ज्यादा होगी और कहीं चीनी कम होगी। तो चीनी होगी वो यूनिफॉर्म घुल जाएगी, मतलब जो शुगर है वो यूनिफॉर्म डिजोल्व हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है वो सभी जगह क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी इस मिश्रण के अंदर। तो वो मिश्रण कैसा कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। विषमांगी क्या होगा, ये वापिस बात करते हैं अपन। ये सॉइल और ये वाटर, ठीक। इस सॉइल को अपन ने किसके अंदर यानी मिट्टी को किसके अंदर डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। जैसे ही डालोगे वो डिजोल्व नहीं होगी, वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, जम जाएगी। नीचे उसका अमाउंट आपको फेज
अलग दिखने लग जाएगा कि इसके नीचे वाले बॉटम वाले पार्ट में क्या है, सॉइल है। तो यूनिफॉर्म नहीं दिखेगा, उसकी फेस यूनिफॉर्म नहीं होगा थ्रू आउट, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर अपने को सॉइल अलग से दिखने लग जाएगी और यहाँ पर सॉइल नहीं होगी। यदि थोड़ी बहुत यहाँ होगी भी तो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएगी, तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ। अब देखिए मैं क्या करूँ, वापिस इसको हीट करूँ। यहाँ दो सब्सटेंस लिए अपन ने, क्या क्या, एक तो वाटर है और एक क्या है, शुगर। इसको वापिस मैं यदि हीट करता हूँ, हीट क्या है, फिजिकल मेथड। इसको हीट करेंगे तो वाटर तो क्या हो जाएगा, वेपोराइज्ड हो जाएगा और शुगर वापस अपने को मिल जाएगी। तो अपने को वापस जैसा जो चीज अपन ने ली थी वो फिजिकल मेथड से या फिजिकल सेपरेशन से अपने को वापस वो सब्सटेंस अलग अलग मिल जाएंगे। जो वेपोराइज्ड वाटर हुआ उसको वापस अपन कंडेंसेशन यानी संघनित करा के एक जगह अलग एकत्रित कर सकते हैं, तो अपने को दोनों सब्सटेंस वापस मिल जाएंगे। और इसमें भी ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ यदि अपने पास फिल्टर हो, माइक्रो फिल्टर हो, तो अपन क्या करेंगे, उसको छान लेंगे तो अपने को सॉइल अलग मिल जाएगी और वाटर अलग मिल जाएगी। तो कोई सा भी मिश्रण हो, चाहे वो होमोजीनियस यानी समांगी हो, हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी हो, जिससे भी जिस सब्सटेंस से यानी जिस भी पदार्थ से मिला हुआ है वो पदार्थ अपन मिश्रण से वापस प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल मेथड यानी भौतिक विधियों द्वारा अपन उसको वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे को लगता है मिश्रण की चीजें आपको लगभग कवर हो गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो देखिए अब बात करते हैं किसकी, सब्सटेंस की यानी पदार्थ की। सब्सटेंस के लिए अपन अभी सबसे पहले क्या देखा, जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, मतलब उसमें जैसा जिस भी चीज से बना हुआ है वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बात करूं मैं H2O की, H2O आप कैसे भी बनाओ उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे, चाहे वो किसी मेथड से बना हुआ, तो उसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो कंपोजिशन जिसका वेरी नहीं करेगा, और इसको अपन आगे फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो सब्सटेंस के यहाँ 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन, एक तो होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। यहां सिंपल सा ये देखना है, अपन अभी देख रहे थे सब्सटेंस को आपस में ऐड कर रहे थे तो किसका फॉर्मेशन हो रहा था, मिक्सचर का। और ऐसे ही अपन जैसे एलिमेंट इंटरेक्ट होंगे, मोर देन वन एलिमेंट आपस में जब इंटरेक्ट होंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और इस कंपाउंड से वापिस अपन फिजिकल मेथड से एलिमेंट को नहीं प्राप्त कर सकते, वापिस ये कभी भी अपने को नहीं मिलेगा फिजिकल मेथड के थ्रू। ठीक है, अब एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, सब्सटेंस का। सब्सटेंस का पार्ट जिसको आगे अपन डिवाइड नहीं कर सकते। और एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, एटम। एलिमेंट को हिंदी में कहते हैं तत्व और कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। ठीक, और एटम यानी परमाणु, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है उसको क्या कहलाता है, परमाणु। ये चीजें ठीक है, ये काम नहीं आते। अपने को कैसे पता चलेगा कोई कंपाउंड है या एलिमेंट है, मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि कहीं लिखा हुआ ये 2 चीजें लिखी हुई है, मान लो ये CO है और ये भी CO, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा, सॉरी कौन सा एलिमेंट और कौन सा नहीं है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेशल टर्म्स है, उसी फॉर्म में हमेशा यूज किया जाता है। एलिमेंट के लिए 1 वर्ड होगा या 2 वर्ड होगा या 3 वर्ड में यूज किया जाता है। उसका पहला वर्ड होगा वो हमेशा कैपिटलाइज्ड होगा, पहला वर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटलाइज्ड, और फॉलोइंग वर्ड होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल। हमेशा पहला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा और उसके बाद के वर्ड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, स्मॉल होंगे। वो क्या होगा, एलिमेंट। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है, मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि इसके दोनों वर्ड कैसे हैं, कैपिटल। और ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या है, ये एलिमेंट है। क्यों, इसका पहला वर्ड है वो कैपिटल है और सेकंड वर्ड उसके फॉलोइंग वर्ड है वो कैसे होते हैं, सारे स्मॉल होता है। तो जितने भी एलिमेंट अपने पीरियोडिक टेबल में जो रिप्रेजेंट किए हैं उसमें आप देखोगे तो पहला वर्ड उसका कैपिटल होता है, फॉलोइंग वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, उसके फॉलोइंग वर्ड क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एलिमेंट का। और एलिमेंट से वापस अपन कंपाउंड को नहीं प्राप्त कर सकते फिजिकल मेथड से। और एलिमेंट से जो कंपाउंड बनता है वो किस थ्रू बनता है,
केमिकल रिएक्शन के थ्रू, यहाँ केमिकल चेंज होता है। तो यहाँ सिंपल वापिस अपन देखें सबस्टेंस और मिक्सचर में, तो यहां पर मिक्सचर से वापिस अपन सबस्टेंस प्राप्त कर सकते हैं किसी थ्रू, फिजिकल सेपरेशन के थ्रू, और सबस्टेंस एलिमेंट और कंपाउंड, यहां से वापिस केमिकल रिएक्शन होती है, यहां थ्रू होता है वो चेंज होता है, वो केमिकल चेंजेस होता है। तो ये रहा अपना किसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात। अब देखते हैं अपन इसको, सॉरी केमिकल क्लासिफिकेशन की। अब आगे अपन बात देखते हैं किसके, फिजिकल क्लासिफिकेशन की। फिजिकल क्लासिफिकेशन या इसको अपन कहते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन जनरली किसको बताता है, स्टेट ऑफ मैटर, यानी मैटर यानी द्रव्य की अवस्था को बताता है, उसको क्या कहा जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो आपने देखा होगा ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्था होती है, इसका आधार क्या होता है, अवस्था किस आधार पे दी जाती है, किसी भी मैटर की अवस्था है वो किस, उसका आधार क्या होता है, उसका बेस क्या होता है कि ये ठोस होगा, ये गैस होगा और ये द्रव होगा, यानी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन सा होगा, इसका बेस क्या होगा, किस बेसिस पे अपन इसको डिसाइड करते हैं। तो उसका बेस होता है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, उनके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो डिसाइड करता है सॉलिड होना या लिक्विड होना या गैस होना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल स्टेट। यहाँ एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, उससे कोशिश करेंगे अपन सारी क्लियर करने की। फिजिकल स्टेट में सबसे पहले अपन बात करें सॉलिड की, उसके बाद अपन बात करें किसकी, लिक्विड की, और उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, गैस की। क्लियर, उसके बाद इसका बेस क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बेसिस पे ही तो सॉलिड डिसाइड होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को दूसरा फैक्टर होता है, उससे अपन समझ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। उसके बाद होती है शेप, और उसके बाद होता है वॉल्यूम। मान लो सॉलिड है, सॉलिड में कुछ इस तरह का होता है, सॉलिड में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। मान लो जो सॉलिड में मॉलिक्यूल होते हैं, वो जहाँ पार्टिकल्स होते हैं वो क्या रहते हैं, बिल्कुल ही क्लोजली पैक रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पास पास रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है, और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, अधिकतम होता है। अब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मिनिमम है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, तो बिल्कुल क्लोजली पैक रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ये पार्टिकल्स बिल्कुल क्या रहेंगे, एक दूसरे के सटे हुए रहेंगे। होगा क्या, ये पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल इस जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहता है, इस पार्टिकल क्या करना चाहता है, इस जगह को छोड़ के बाहर जाना चाहता है। ये जैसे ही बाहर जाने की कोशिश करेगा तो ये सारे पार्टिकल क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, भैया कहाँ जा रहे हो, हम जो आप पे इतना अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, आप ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमें आपको यहीं रहना होगा। तो ये पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ सकता। इसी तरह कोई सा भी पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। तो बाहर नहीं जा सकता तो जो पार्टिकल है वहीं रहेगा, कहीं जगह छोड़ के नहीं जा सकता, तो ये अपनी जगह रहेगा, ये अपनी जगह, सारे क्या रहेंगे, अपनी जगह रहेंगे। तो कोई अपनी जगह नहीं बदल रहा है तो उसकी कोई शेप में फर्क पड़ेगा क्या, आकार में फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो शेप उसकी क्या होगी, फिक्स होगी, आकार है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और ये कोई भी अपनी जगह भी चेंज नहीं कर पा रहा है, जिस जगह उस जगह ही रह रहा है, तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, मतलब जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स रहता है वो अधिकतम रहता है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में और गैसेस में
तो पहले अपन समझेंगे गैसेस को। गैसेस के देखो ये पार्टिकल्स मान लेते हैं। गैसेस के पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है, और अट्रैक्शन फोर्स होता है वो मिनिमम होता है, अप्रोक्स जीरो माना जाता है, मतलब कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। इस पार्टिकल ने बोला कि हमें बहुत दूर जाना है, जगह छोड़ के यहाँ जाना है, तो ये पार्टिकल क्या बोलेंगे, रोकेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, अंतराणुक आकर्षण बल यहाँ पर नहीं है। इसको बोला जाता है अंतराणुविक दूरी और इसको बोला जाता है अंतराणुविक आकर्षण बल। तो इस पे कोई भी आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लगाने वाला नहीं है, इसको जहां जाना है वहां जाए, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये जगह छोड़ के मान लो यहां पर आ गया, तो इसकी शेप क्या होगी, पहले कुछ ऐसी थी अब कैसी होगी, तो ये कैसी होगी, वेरिएबल यानी नॉट फिक्स, शेप उसकी फिक्स नहीं है, बदल सकती है। वॉल्यूम, पहले ये इतनी जगह में थे, अब वो कितनी जगह में हो गए, इतनी जगह, पहले सिर्फ इतनी जगह, तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या है, नॉट फिक्स। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इतने दिन जो अपन बातें बोलते आ रहे थे कि आकार और आयतन इसका निश्चित होता है, इसका शेप और साइज वॉल्यूम फिक्स होता है, किसका नहीं होता, वो कैसे होता है, अब आपको चीजें क्लियर हो गई। अब देखते हैं यहां पर लिक्विड में। ये जैसे ही पार्टिकल बोला कि मेरे को इस जगह को छोड़ के यहां जाना, इन दोनों तीनों ने रोकना चाहा, इन तीनों ने क्या करा, रोकना चाहा। यहां जो होती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की होती है, न तो ज्यादा होती है न कम होती है, और फोर्स भी क्या होता है, मॉडरेट होता है, न तो ज्यादा होता है और न ही कम होता है। तो ये यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ये तीनों शो करेंगे कि नहीं जाने देंगे, ये और ये तीनों क्या करेंगे, इसको खींच के लाएंगे कि नहीं, तो आ जाओ, वो जितना दे रहे हैं उसके बराबर हम आपको दे देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो मान लो ये अपनी जगह यहाँ पर आ गया, तो पहले शेप कैसी थी, यहाँ था शेप अलग थी, अब यहाँ आ गया तो शेप क्या हो गई, अलग, तो मतलब शेप तो नॉट फिक्स हो गई। ठीक, अब ये बोलता है कि मेरे को जगह छोड़ के ही बाहर जाना है, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता हूँ, तो ये बाकी सारे क्या बोलेंगे, हम अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, आप जगह छोड़ के नहीं जा सकते, आप हम में से किसी एक के पास रहना है तो रहो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से जब वापिस जाना तो यहाँ जाओ, क्योंकि ये तीन जितना अट्रैक्शन फोर्स शो कर रहे हैं उतना ये कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जगह छोड़ के हम कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, तो जिसका वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, वॉल्यूम वेरी नहीं करेगा। तो ये किस क्या हो गया, लिक्विड की बात हो गई। तो यहाँ आपको थ्री स्टेट ऑफ मैटर में जो मैक्सिमम चीजें अपने स्टार्टिंग में यहाँ जो काम आने वाली है वो आपको कवर हो गई होगी। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, एक मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप बताइएगा कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी यहाँ पर। ये H2O का मॉलिक्यूल, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर और कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, किसका, H2O का। आप मुझे बताइएगा कि इस H2O कौन सी स्टेट में होगा, इस H2O की स्टेट क्या होगी, आप सोच के बताइएगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा, गैस होगा, और क्या होगा, तो क्यों होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसके बारे में एक सिंपल सा मैं बताऊं, अपने बताने के लिए अपने को यह पता होना चाहिए कि बेस क्या था, सॉलिड लिक्विड गैस, अपन किस बेस पे कहते थे, कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड होगा, कोई गैस होगा, ये अपना बेस क्या था, अपन किस बेसिस पे किसी को कह पा रहे थे कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, बेस था इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है उस बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि वो सॉलिड स्टेट में होगा या गैस होगा या लिक्विड होगा। या मॉलिक्यूल कितना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर अपन कैसे बता सकते हैं, कम से कम दो मॉलिक्यूल हो तभी तो अपन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की कंपैरिजन कर सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है या कम है। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल है तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तो यहाँ स्टेट ऑफ मैटर को नहीं बताया जा सकता। स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी, यानी स्टेट ऑफ
H2O यहाँ किस स्टेट में होगा अपन नहीं बता सकते, तो यहाँ इसकी स्टेट है वो डिफाइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि H2O मॉलिक्यूल होगा, उसकी स्टेट क्या होगी। तीन ऑप्शन पहले ही, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथा था कैनॉट डिटरमाइन, तो उसको अपन नहीं बता सकते। तो ये सिंपल सा किसका था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो अपन यहाँ स्टेट है वो एक मॉलिक्यूल की नहीं बता सकते। तो अपने को यहाँ चीजें कुछ समझ में आ रही है क्या, कि जो फिजिकल स्टेट है वो बल्क फिनोमिना, वो किसी एक पार्टिकल का नहीं बताया जा सकता। जब बल्क में होगा तब अपन बता सकते हैं कि उसकी स्टेट क्या होगी। बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तब वो उसका किस स्टेट में होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। दूसरा, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, ये कंडीशन पे डिपेंड करती है फिजिकल स्टेट। कंडीशन यदि अलग अलग होगी तो कंडीशन चेंज होगी तो उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। कंडीशन के साथ साथ फिजिकल स्टेट भी वेरी करती है। तो सिंपल सा अपन देखो, अब देखा कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे, आपने देखा होगा जैसे वाटर होता है, वाटर की तीन फॉर्म है, तीन स्टेट है, आइस, वाटर और वेपर। तो अलग अलग फॉर्म है वो, अलग अलग सॉरी अलग अलग कंडीशन पे वो क्या है, अलग अलग फॉर्म है, पर उसका कंपोजिशन क्या है, फिक्स है H2O ही, पर वो फिजिकल स्टेट अलग अलग है। क्यों वेरी कर गई, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई। तो अपन देखते हैं फिजिकल स्टेट चेंज कैसे होती है, फिजिकल स्टेट क्यों चेंज हो जाती है टेम्परेचर देने से, देखते हैं। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना है तो चेंज क्या करना पड़ेगा। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। ये केमिस्ट्री का हमेशा याद रखने वाला रूल है क्या, कि जब जब आपको फोर्स को ब्रेक करना होगा, जब जब फोर्स को ब्रेक करना होगा तब तब आपको वहां क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। मतलब वहां अपने को हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब जब फोर्स को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। और जब जब अट्रैक्शन फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा, तब तब वहां से एनर्जी अपने आप रिलीज होगी। एनर्जी और फोर्स एक दूसरे के हमेशा इन्वर्स में रहेंगे। जब जब एनर्जी आएगी तब तब अपने को क्या होगा, फोर्स वहां कम होगा, और जब जब अट्रैक्शन का फोर्स आएगा तब तब वहां से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मेरे को यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स तोड़ना है, किसी के बीच में अट्रैक्शन है उसको तोड़ना है, तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, बाहर से एनर्जी लगानी पड़ेगी। और यहाँ अपन जो एनर्जी लगाते हैं फेज चेंज के लिए, जनरली वो क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन होती है। अपन यहाँ मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना, तो अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना और वापिस से लिक्विड से क्या सॉलिड अपने को चेंज करना, तो भी अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर में वेरिएशन करते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन होते हैं सिंपल सा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मेल्टिंग पॉइंट कब बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कब बोला जाता है, ये हमेशा लगता है सबको है कि हमको ये आता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, आपसे पूछ दिया जाए कि वाटर के मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हो ही नहीं सकते। वाटर को मेल्ट नहीं करवा सकते, मेल्ट किसको कराएंगे, आइस को। तो आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा सॉलिड स्टेट के लिए किया जाता है। सॉलिड स्टेट को जब मेल्ट करके अपन लिक्विड में लाते हैं, तो उस समय जो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट होकर किसमें आता है, लिक्विड में आता है, वो उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। और लिक्विड वापस जब फ्रीज होके किसमें कन्वर्ट होता है, सॉलिड में, तब वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। यानी हिमांक बिंदु और गलनांक, गलनांक बिंदु। तो गलनांक हमेशा किसके लिए कहा जाएगा, ठोस के लिए, क्योंकि ठोस गलकर किसमें जाता है, लिक्विड में। और हिमांक, हिमांक का मतलब होता है जमना, जमेगा कौन, लिक्विड है, वो किसमें जम के जाएगा, ठोस अवस्था में जाएगा। तो लिक्विड के लिए हमेशा यानी वाटर के लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट यानी वेपर सॉरी हिमांक बिंदु। और सॉलिड यानी आइस के लिए हमेशा क्या यूज किया जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। दोनों होते कहां पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 पे ही आइस पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिक्विड जम के किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, सॉरी वाटर जम के किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, आइस में। लिक्विड से गैस कन्वर्ट करना होता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। यहां भी सेम वही बात है,
क्वथनांक यानी अपने को एनर्जी देनी है, हीट देनी, हीट ये क्या एनर्जी का फॉर्म में क्यों देनी पड़ रही है, ऊर्जा क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, यहाँ अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल है। उस अट्रैक्शन फोर्स को, आकर्षण के बल को तोड़ने के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी तब आकर्षण का बल कम हो जाएगा, आकर्षण का बल जब कम होता है तो अवस्था परिवर्तित हो जाएगी और इस गैस से वापस अपने को लिक्विड, तो अपन क्या करवाते हैं, कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन करवाकर अपन क्या करते हैं, गैस से वापस लिक्विड, और गैस से डायरेक्ट इनका चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, डायरेक्ट गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि बीच में अपने को कभी भी लिक्विड स्टेट मिलेगी नहीं, सीधा सॉलिड से गैस में या गैस से वापस सॉलिड में ये कन्वर्जन होता है, वो क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। तो ये सिंपल किससे, फिजिकल स्टेट से रिलेटेड बातें थी, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी स्टेट ऑफ मैटर, 3 स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड बातें थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात की कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी से या फिजिकल मेथड से चेंज करते हैं और यहाँ केमिकल मेथड से चेंज करते हैं। तो अपने को सबसे पहले समझना होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल सेपरेशन के जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें चेंजेस हो पर उसका कोई भी आइडेंटिटी और कंपोजिशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो, उसकी आइडेंटिटी या उसका कंपोजिशन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी कंपोजिशन या आइडेंटिटी में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, वो अपन अप्लाई करें मेथड तो। यानी अपन ने देखा था वहां पर वाटर था, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर था, इसको अपन ने क्या किया था, हीट किया, हीट करके अलग किया तो भी अपने को मिला क्या, वाटर प्लस शुगर ही तो मिला। वाटर और शुगर का जो मिक्सचर था उसको हीट करने के बाद अपने को ऐसा थोड़ी ना कुछ अलग मिल गया, क्या मिला, वाटर और शुगर ही मिला। तो ये क्या है, फिजिकल मतलब आइडेंटिटी और या कंपोजिशन में से कोई एक चीज क्या रहे, फिक्स रहे, वेरी ना करे, तो वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें केमिकल चेंजेस हो, जिसमें केमिकल चेंजेस हो, केमिकल चेंजेस हो मतलब जो स्टार्टिंग के सब्सटेंस थे वो वापस नहीं मिले अपने को, या जो चेंजेस हुआ वो रिकवरेबल है या रिकवर नहीं होंगे, यहाँ जो चेंजेस होंगे वो वापस अपने को रिकवर अपन नहीं कर सकते। सिंपल सा मैं आपको बोलूं, H2 है गैस, उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो किसका फॉर्मेशन होता है, H2O। इस ये बिल्कुल कंपोजिशन अलग है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है और इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, और इससे वापस ये अपने को नहीं मिले तो रिकवरेबल नहीं। यहाँ जो चेंजेस होंगे फिजिकल चेंजेस वो रिकवरेबल है, वापस अपन उनको प्राप्त कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, पर यहाँ होने वाले जो चेंजेस होंगे उनको अपन वापस बड़ी मुश्किल से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये होते हैं क्या, केमिकल चेंजेस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अपन देखते हैं दो तरह की और प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी वो देखिए, उसके बाद अपन अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जो मैटर के अमाउंट पे डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट लिया है उस अमाउंट पे वो डिपेंड करेगी। अमाउंट ज्यादा होगा तो वो प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, अमाउंट कम होगा तो वो प्रॉपर्टी कम होगी। मान लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला एग्जांपल है, मान लो मास का, मैटर ज्यादा होगा तो उसका मास कम होगा, मैटर कम होगा तो उसका मास भी क्या होगा, कम होगा।
तो ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रही है, तो ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। दूसरी बात करें वॉल्यूम, ज्यादा लोगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम लोगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, तो ये प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव। दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, उसकी मात्रा पे निर्भर नहीं करेगी, द्रव्य की मात्रा कितनी ली उससे कोई लेना देना नहीं। डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जैसे एग्जांपल है डेंसिटी। प्योर वाटर तो उसकी डेंसिटी हमेशा 1 ग्राम पर ml ही रहेगी, चाहे वो कैसा ही हो, उसका अमाउंट चाहे कितना लो, 1 लीटर लो चाहे 100 लीटर लो, चाहे कितना भी लो आप, उसकी डेंसिटी वही रहेगी। अमाउंट ऑफ मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, अमाउंट ज्यादा लो ऐसा नहीं है कि उसकी डेंसिटी वेरी कर जाएगी। पर यहाँ मास है वो अमाउंट ज्यादा वाटर का लोगे तो मास ज्यादा होगा, कम लोगे तो कम होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा लोगे तो ज्यादा और कम लोगे तो कम। इससे क्या समझ में आता है, इससे दो बातें बड़ी क्लियर आपको ध्यान में रखनी। इनसे क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है उसको सीधा ऐड किया जा सकता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसको सीधा ऐड किया जा सकता है। मान लो ये m1 मास की है, इसका वॉल्यूम v1 है और इसकी डेंसिटी d1 है, ये वाटर 1 है। यहाँ पर एक वाटर 2 है सैंपल, उसका मास m2 है, वॉल्यूम v2 है और डेंसिटी d1 है, सॉरी मास इक्वल है। एक बार सिंपल सा अपन समझते हैं, मास वॉल्यूम डेंसिटी तीनों इक्वल है, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा, पर डेंसिटी उसकी d ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि डेंसिटी 2d हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो सीधी ऐड होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती, अमाउंट ज्यादा लो कम लो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी रहती है, हमेशा चेंज नहीं होती है, वो उसके अमाउंट पे निर्भर नहीं करेगी, कितनी मात्रा ली है उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरा टेम्परेचर की बात करना, ये टी टेम्परेचर का था, ये टी टेम्परेचर का था, तो इसको भी ऐड करोगे तो टेम्परेचर टी होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों को ऐड कर, दोनों बोतलें आपने निकाली, एक 25 डिग्री सेल्सियस की दूसरी भी 25 डिग्री सेल्सियस की, दोनों को ऐड करोगे ऐसा थोड़ी ना होता है कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता, नहीं। क्यों, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो सीधी ऐड नहीं होती है। टेम्परेचर वो कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सीधा का सीधा टेम्परेचर आपस में जुड़ेगा नहीं, पर मास उसका कितना हो जाएगा, बोतल का एक का जितना उसका डबल हो जाएगा, वॉल्यूम भी उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर। तो अपन लास्ट बात कर रहे थे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब हिंदी में होता है तो यहां तक अपन समझ चुके हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, विस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं, अविस्तीर्ण गुणधर्म क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं जहां अपने की मूल की अपने को जहां बात करनी है वहां अपन चलते हैं। तो मूल आया कहां से वर्ड, उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एसआई बेस यूनिट, यानी मूलभूत इकाइयां। एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसमें 7 बेसिक यूनिट दी हुई है, यानी बेस यूनिट यानी मूलभूत इकाइयां दी हुई है, और बाकी जितनी भी इकाइयां हैं या यूनिट है वो क्या है, उस सबसे डिराइव है। उनमें से पहली अपन बात करें लेंथ, दूसरी अपन बात करें मास, तीसरी अपन बात करें टाइम, चौथी अपन बात करें टेम्परेचर, पांचवी अपन बात करें इलेक्ट्रिक करंट, छठी अपन बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और
साथ ही अपन बात करें लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, इसको बोलते हैं विद्युत धारा। आप साथ में नोट करते जाइए यहाँ से। यदि पीछे वाली कुछ चीजें आपको नहीं होती तो वहां वीडियो को पॉज कर दीजिए और वहीं से आप क्या कीजिए, उसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में, जहां चीजें आपको नहीं लगती है। अभी ये चीजें आपको आती होगी पर यहीं से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको लगता है आती है, पर मैं अभी आपको प्रूव कर दूंगा कि वो चीजें आपको सिर्फ लगता है आती है, वास्तव में आपको वो चीजें आ नहीं रही होती। सबसे बड़ा यूनिट कन्वर्जन में ही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पूरा आ रहा होता है फिर भी अपने से यूनिट कन्वर्ट नहीं हो पाती, इसलिए अपना वो क्वेश्चन रह जाता है। टेम्परेचर यानी ताप, समय, द्रव्यमान और लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, इसका मात्रक होता है सेकेंड, इसका मात्रक होता है केल्विन, इसका मात्रक होता है एम्पियर, इसका मात्रक होता है मोल। आप समझ रहे होंगे मोल वर्ड कहां से आया, और इसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को मोल और कैंडेला को सीडी। ये अपने पास 7 एसआई बेस्ड यूनिट है। बाकी जितनी भी अपने पास जो यूनिट आई है वो सारी क्या है, इससे डिराइव्ड है। ठीक, तो यहां से अपने को देखना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब पदार्थ की मात्रा अपने को बतानी होती है तब अपन किसका यूज करते हैं, मोल का। मोल पदार्थ की मात्रा अपन सामान्यतः किसमें समझते हैं कि पदार्थ बताना है तो किलोग्राम वगैरह वॉल्यूम में, नहीं। मोल होता है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा को बताता है। वो किसी भी रूप में अपन मोल को बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखेंगे मोल को किस किस में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से कुछ आपको मैं वापस बताऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कन्वर्जन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। उससे पहले कन्वर्जन में चले उससे पहले अपने को थोड़े परफिक्स देखने हैं जो अपने को आते हैं, फिर भी एक बार आप वापिस देख लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। परफिक्स क्या होते हैं, 10 की पावर में जो लगी होती है उसके लिए कौन कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। 10 टू द पावर 12 को क्या कहेंगे, 10 टू द पावर 9 को क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, टेरा, इसको गीगा, इसको क्या कहते हैं, मेगा। जीबी लिखते हैं ना गीगाबाइट, एमबी लिखते हैं मेगाबाइट, किलो, हेक्टा, 10 टू द पावर 1 को डेका, देसी, 10 टू द पावर -2, सेंटी, 10 टू द पावर -3, मिली, माइक्रो, नैनो, 10 टू द पावर -10 को आपको ध्यान में होगा क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉन, और 10 टू द पावर -12 को क्या करते हैं, पिको। -12 से लगा के आपको कहां तक याद रखने हैं, 12 तक याद रखने हैं। -15 को भी आप देख सकते हो फेम्टो बोलते हैं, पर अपने को -12 तक ध्यान में रखने हैं। तो +12 से लगा के -12 तक, पिको को पी भी लिखते हैं, एंगस्ट्रॉन को ए लिखा हुआ ही है, नैनो को एन लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिखते हैं, सेंटी को सी लिखते हैं, डेसी को डी भी लिखते हैं। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। ये क्या है, परफिक्स है, 10 की पावर में जो होती है उनके लिए आपने ये वर्डिंग यूज करते हैं, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो अपन सबसे पहले अब यूनिट देखते हैं। सबसे पहली कौन है, मास। मास देखने से पहले अपन दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है मास और एक होता है वेट। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, मास किसको बोलते हैं और वेट किसको बोलते हैं। मास क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है यानी कोई वस्तु है, उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है या अमाउंट ऑफ मैटर है, उसका जो मेजरमेंट है या मेजर होता है उसको क्या कहते हैं,
मास कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु है उसके अंदर द्रव्य कितना है या जो पदार्थ कितना है उसका मेजरमेंट यानी उसकी जो गणना होती है उसको क्या कहा जाता है, मास। और जो ऑब्जेक्ट है उस पे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, यानी फोर्स जो ग्रेविटी है वो कितना उस पर बल लगा रही है किसी वस्तु पर, वो उसका क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। वेट है वो वेरी करता है, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेट है वेरी करता है। ऑब्जेक्ट है वो सॉरी मास है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। और ये क्या करता है, वेरिएबल होता है, प्लेस पे या ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी जी जहां जितना ज्यादा होगा उसका वेट वहां पर उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए मून और अर्थ के बारे में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मून पे इतने होता है और अर्थ पर इतना होता है, क्योंकि वहां पर जी का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो मास है, अभी अपन ने देखा ऐसा यूनिट है, इसका क्या है ऐसा यूनिट केजी। और केजी को एक ही कन्वर्जन पढ़ना है, आपको आता है सबको, फिर भी वापस मैं आपको बता रहा हूं। 1 केजी है वो कितने इक्वल होता है, 1000 यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है। ये तो सिंपल सा हुआ किसका, मास के बारे में। ये सिंपल सा आपको पता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। बिल्कुल मैं जीरो से आपको बता रहा हूँ, और पूरा मोल कंसेप्ट में जितनी चीजें काम आने वाली सारी मैं बताऊंगा, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो रह जाएगी। इसलिए पढ़ना जरूरी है कि क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ होता है, फिर भी आप वापस जीरो से स्टार्ट करके और साथ साथ चल सकते हैं कंटिन्यू में। यहाँ 11th के लिए और जेई का जो पेपर होने वाला है 18 जुलाई के बाद, उसके लिए कंटिन्यू जितने भी मोस्ट टॉपिक है उनको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा अलग से। और 12th के लिए मैं कंटिन्यू अलग से वीडियो लाता रहूंगा। तो अपन सबसे पहले यूनिट देखी। दूसरी अपन बात करें तो किसकी, लेंथ। लेंथ की यूनिट आपको पता है क्या होती है, मीटर। और 1 मीटर है वो किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर। अभी अपन ने देखा था, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मीटर इक्वल टू क्या है, सेंटी। अभी अपन ने सेंटी को बोला था 10 टू द पावर -2, तो सेंटी वर्ड कब लगता है, 10 टू द पावर -2 मीटर में। ये दोनों ये क्यों बताए, क्योंकि अभी ये काम आएंगे वॉल्यूम में। वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा यूनिट नहीं है, तो वॉल्यूम का कन्वर्जन अपन को आना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, सबको पता है ये होता है। लेंथ का मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो वॉल्यूम का मात्रक है यानी यूनिट है वो क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गई। अब मुझे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर की जगह कितना, 100 सेंटीमीटर इंटू इसकी जगह 100 सेंटीमीटर और इसकी जगह 100 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 2 4 और 6 और सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, वॉल्यूम में 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये पहला आपको वॉल्यूम में ध्यान रखना है, कन्वर्जन। ये सबसे सिंपल था। अब जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 सीसी, इसको भी सेंटीमीटर क्यूब ही बोला जाता है, और ये इक्वल होता है 1 ml के। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो इक्वल होता है किसके, 1 ml के। तो यहां से अपने को कन्वर्जन देखना है किसका, सेंटीमीटर क्यूब का। और जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर है वो किसके इक्वल है, 1000 ml के। क्लियर, मीटर क्यूब हो गया वो किसके इक्वल हो गया, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और इस सेंटीमीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 टू द पावर 6 ml लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उस सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या यूज किया जा सकता है, ml यूज किया जा सकता है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3 ml। और ये देखो कितना है, 10 टू द पावर 3 ml। इस 10 टू द पावर 3 ml की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, लीटर वर्ड यूज किया जा सकता है कि नहीं। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 10 टू द पावर 3 लीटर हो गया। तो 1 मीटर क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर 3 लीटर के इक्वल होता है। ये यूनिट का वॉल्यूम में कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपने को बार बार क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 6 ml होता है, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर 3
लीटर होता है। अब अपने को देखना है, एक होता है डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है, देखता है। 1 डेसी की जगह अभी देखा था 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर होता है, और ये क्यूब है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा 10 टू द पावर 3। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत? और इस मीटर क्यूब की जगह आपने अभी देखा था 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 लीटर लिख सकता हूँ कि नहीं? तो ये दोनों कितना हो जाएगा 1। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर के इक्वल होता है कि नहीं? तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 1 लीटर के बराबर होगा। तो यूनिट कन्वर्जन क्या क्या देखी, सबसे पहला 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब और इक्वल टू 1 लीटर, ये पहला होगा। दूसरा 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 सीसी इक्वल टू कितना हो गया 1 ml, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। और 10 टू द पावर 3 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10 टू द पावर 3 लीटर। यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वॉल्यूम के कन्वर्जन आपको आने चाहिए, नहीं तो यहाँ पर अपने को आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। वॉल्यूम हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको लीटर में ही दिया हो, मीटर क्यूब में ही दिया हो, वो किसी में भी दे सकता है, सेंटीमीटर में दे सकता है, डेसीमीटर क्यूब में दे सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में दे सकता है, सीसी लिखा हुआ वर्ड आ सकता है, मीटर क्यूब लिखा हुआ आ सकता है, लीटर लिखा हुआ आ सकता है। तो आपको ये कन्वर्जन सारे आने चाहिए, जहां तक पॉसिबल थे मैंने सारे लीटर के कन्वर्जन आपको बता दिए। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर, ये बहुत काम का है और इसको बार बार अपन भूलते हैं। ठीक, उसके बाद अपन चलते हैं डेंसिटी पर, ये नोट कर लीजिएगा सारा आप जितना भी कन्वर्जन है। वॉल्यूम कन्वर्जन देख लिया, अब अपन देखते हैं आगे किसको डेंसिटी को। किसको डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास पर वॉल्यूम। मास की अभी अपन ने यूनिट देखी क्या होती है केजी, और वॉल्यूम की क्या होती है मीटर पर क्यूब। तो यहाँ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब। अब मुझे एक यहाँ कन्वर्जन देखना, केजी पर मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और सेंटीमीटर क्यूब ही किसके इक्वल होता है एमएल के इक्वल। तो ग्राम पर एमएल बोले या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोले, वो दोनों सेम ही चीज होगी डेंसिटी में। केजी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, और मीटर की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। इसको चेंज करो, ये 10 टू द पावर 6 और ये 10 टू द पावर 6, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। और इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यही किसकी डेंसिटी होती है वाटर की डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी प्योर वाटर की होती है वो 1 ग्राम पर एमएल या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और उसको यदि केजी पर मीटर क्यूब में कहा जाए तो 10 टू द पावर 3 यानी 1000 केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी होती है किसकी वाटर की। और ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन का भी डेंसिटी में एक तरीका है। तो ये आपको समझ आ गई होगी वॉल्यूम कन्वर्जन और डेंसिटी कन्वर्जन का इजी। ठीक, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है कि एथिल अल्कोहल जिसको ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 12th में पढ़ोगे कैसे बनाया जाता है, क्यों कहा जाता है ग्रेन अल्कोहल, जिसका डेंसिटी आपको दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी आपको दी हुई है 0.798 ग्राम पर एमएल, और आपसे पूछा क्या है मास कितना होगा इसका यदि इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 17.4 एमएल।
तो आपको मास दिया है, सॉरी वॉल्यूम दिया और मास कैलकुलेट कराया। डी इक्वल टू क्या होता है, m बाई वी। डेंसिटी कितनी है 0.789। आप हमें सॉरी 98, हमेशा आप यूनिट साथ में लिखिए, आपको बहुत इजी रहेगा। इनटू इसको मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, मास। वॉल्यूम कितना है 17.4 ml, तो ml से ml कट जाएगा। अब जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, ग्राम में। यही अपने को दिक्कत होती है कि अपन रिजल्ट तो निकालते हैं ग्राम में और ऑप्शन बाय चांस किस में दिया हो, किलोग्राम में, तो अपन किलोग्राम वाले पे टिक करके आ जाते हैं, ग्राम में उसका रिजल्ट आंसर कुछ आ रहा। तो हमेशा जो भी डाटा लिखें वो हमेशा यूनिट के साथ लिखें, चाहे वो कैलकुलेशन में हो चाहे कहीं भी लिख रहे हो, ताकि आपकी जो एरर की पॉसिबिलिटी होती है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इस क्वेश्चन को समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप यूनिट के साथ लिखें किसी भी डाटा को या किसी भी कैलकुलेशन को, तो आपकी एरर की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखते हैं अपन टेम्परेचर को। किसको देखते हैं, टेम्परेचर को। टेम्परेचर के 3 स्केल होते हैं, जनरली अपन यूज करते हैं, उनमें से 3 स्केल है। तीनों स्केल में आपके सामने यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक, ये सबसे पहला स्केल केल्विन स्केल, ये सेल्सियस स्केल और ये फ़ारेनहाइट स्केल। तीनों स्केल आपके सामने बना रहा हूं मैं। इसके अंदर जो स्केल के अंदर मेजरिंग डिवाइस है वो कुछ इस तरह से लगी हुई है। सबसे पहले पहला यहाँ पर जिसको कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मैं एक मार्किंग करता हूँ, इसको बोलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जो क्या होता है रूम टेम्परेचर। उसके बाद एक मैं लगाता हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस भी कहा जा सकता है। इसको सेम रिप्रेजेंट करते हैं अपन कहां पर, केल्विन स्केल पे। तो 0 केल्विन होता है। अभी अपन कन्वर्जन देखेंगे। इस केल्विन स्केल में जब देखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस को, तो यहाँ पर वो आता है 273 केल्विन। 0.15 भी होता है, उसको अपन जनरली कैलकुलेशन में काम नहीं लेते हैं। जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है वो होता है 298 केल्विन। बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होगा 310 केल्विन। और ये कितना होगा, सॉरी थोड़ा सा नीचे, 373 केल्विन स्केल। ठीक, और यहाँ जो टेम्परेचर है उसको बोलते हैं 0 केल्विन। अब 0 केल्विन के बारे में अपन बात करेंगे। और जब इसमें 0 केल्विन होता है तब यहाँ होता है -273 डिग्री सेल्सियस। ये केल्विन स्केल कहाँ है, ये आपको स्टेट ऑफ मैटर में समझ आएगा। जब आप वहां पर गैसियस लॉ पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये स्टेट ऑफ मैटर से केल्विन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस टेम्परेचर को या नए स्केल को दिया था। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब 25 डिग्री सेल्सियस होता है तब यहां पर होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। ये एक बार पूछा गया है कि बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ऑप्शन दिए थे,
तब होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो होता है, इसमें से 180 आप ऐड कर दो, टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको यहाँ ये नॉर्मल तीनों स्केल में मैंने जो जनरल टेम्परेचर होते हैं वो रिप्रेजेंट किए हुए। अब अपन इनका आपस में इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे। आप देखोगे जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है डिग्री सेल्सियस में, तो देखोगे यहाँ 100 का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस कितना है, 100 का। और आप यहाँ पर देखोगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा, वो कितने का होगा, 180। डिफरेंस कितने का आएगा, 180। माने यहाँ पर जब वो स्केल 100 का मेजर कर रहा है, मतलब 100 डिग्री तक वेरी कर रहा है, तब जाके वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना वेरी हो रहा है, 180। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, देखिएगा इसका मतलब देखिएगा कि जब 180 फ़ारेनहाइट में मेजर हो रहा है तब वो डिग्री में कितना हो रहा है, 100 का। यहाँ 1 फ़ारेनहाइट का वेरिएशन होगा, वो डिग्री में कितना होगा, 100/180 का कहां पर होगा, डिग्री सेल्सियस में होगा। जब डिग्री फ़ारेनहाइट में वेरी करेगा तब ये कितना आएगा, देखिएगा 5/9। तो आपने जब कन्वर्जन पढ़ते हो तो 5/9 आता है, कन्वर्जन में आता है कि नहीं आता, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को आपस में जब कन्वर्ट करते हो तब क्या आता है, 5/9 आता है, वो यहीं से आता है। तो अपन अब देखते हैं कन्वर्जन की डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं। इन टेम्परेचर में से आपको किसी भी 3 स्केल में से सीधा पूछा जा सकता है। छोटे कंपटीशन में पूछा जाता है, बड़े कंपटीशन में आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कन्वर्जन होता कैसे, फ़ारेनहाइट स्केल का ज्यादा पूछा जाता है। तो अपन फ़ारेनहाइट को, डिग्री सेल्सियस को यदि अपने को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। किसको, फ़ारेनहाइट दिया हो तो फ़ारेनहाइट जितना दिया वो -32 इंटू होता है 5/9, अभी अपन ने देखा था। तो जो फ़ारेनहाइट में दिया उस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, -32 इंटू 5। और जल्दी अपने को यहाँ से अपने को फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9/5 इंटू, सॉरी 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो इस सिंपल सा आपस में कन्वर्जन है किसमें, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। और केल्विन का कन्वर्जन आपको सबको आता ही है। तो केल्विन में अपने को कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया होता है वो किसमें ऐड कर देंगे, 273.15। इस 0.15 को अपन कैलकुलेशन में काम नहीं लेते, इसलिए सीधा ऐड कर देते हैं किसको, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस यदि ऐड कर देंगे तो किसमें आ जाएगा टेम्परेचर, केल्विन में आ जाएगा। अब मैंने आपको बात की थी 0 केल्विन की। 0 केल्विन होता है, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये थ्योरेटिकली अटेंड होने वाला मिनिमम टेम्परेचर। थ्योरेटिकली इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ये थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली ये भी टेम्परेचर अटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, 0 केल्विन। क्लियर है, तो ये थ्योरेटिकली अटेंड किए जाने वाला मिनिमम टेम्परेचर, और इसी को क्या बोला जाता है, 0 केल्विन यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर का आपस में कन्वर्जन है, आप इजीली कन्वर्जन कर सकते हो। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो आप आराम से बैठ के करिएगा। मैं यहाँ सिंपल से लिख देता हूँ क्वेश्चन। पहला है, इसको आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। दूसरा दिया हुआ है, इसको आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तीसरा दिया हुआ है -38.9 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। और चौथा है, उसको आपको कन्वर्ट करना है 38 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में। इन चारों के आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और देखते हैं कौन कौन सही बताता है, फिर मैं वहां पर आपके सही आंसर डाल दूंगा। तो ये थे यूनिट के आपस में कन्वर्जन। इसके बाद अपना स्टार्ट होता है मोल कंसेप्ट, जो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने लाऊंगा, मोल कंसेप्ट का पूरा। और
तुरंत इसके बाद ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस लेक्चर को यदि आपको थोड़ा बहुत सही लगा हो और आपको लगता है कि कुछ चीजें आपको नई लगी है, कन्वर्जन आपके लिए आसान हो गया, यदि कन्वर्जन आपने सीख लिया है पूरी तरह से, तो मोल कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आप साथ साथ चलते रहोगे। तो मोल कंसेप्ट बहुत इजी है, इंसान फंसता यहीं पर, वॉल्यूम के कन्वर्जन में सबसे ज्यादा फंसता है। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह जो भी आपको लगता है कि अच्छा थोड़ा बहुत काम की चीज है तो आगे लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि हमें भी लगे जो काम किया जा रहा है उसको पसंद भी किया जा रहा है, हमारा उत्साह बना रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।